1 दिसंबर 2011 को डियर पार्क वाशिंगटन शहर में दिन की शुरुआत किसी भी सामान्य शीतकालीन सुबह की तरह हुई। लगभग 3000 निवासियों की आबादी वाला छोटा समुदाय सुबह 6 बजे अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए जाग रहा था। परिचित सुबह की हलचल घर में शुरू हुई 509 नॉर्थ रिपर स्ट्रीट, जब स्टारबक परिवार नींद से जाग रहा था। 42 वर्षीय शैन स्टारबक डेंटल से ऑनर्स के साथ स्नातक होने के बाद अपने कार्य दिवस की तैयारी कर रही थी। 2011 की गर्मियों में स्वच्छता पाठ्यक्रम में उसने हाल ही में एक स्थानीय डेंटल क्लिनिक में एक पद हासिल किया था। उसके पूर्व पति क्ले को बच्चों को स्कूल ले जाना था, क्योंकि वो आमतौर पर पास में ही रहता था। 6:29 पर शैनन ने अपने एक दोस्त को एक ट्वीट भेजा। ऐसा लग रहा था कि कुछ भी आसन विनाश का पूर्वाभास नहीं दे रहा था। हालांकि कुछ ही समय बाद क्ले से एक संदेश आया कि उनकी कार खराब हो गई है और उन्होंने शैनन से बच्चों को खुद स्कूल ले जाने का अनुरोध किया। कार छोड़ो, क्या तुम बच्चों को ले जा सकती हो? उन्होंने लिखा। बच्चों के बाद शैनन ने एक संक्षिप्त के साथ सहमति व्यक्त की। 15 वर्षीय लोगन, उसकी छोटी बहन सेरेना और 10 वर्षीय मार्शल स्कूल के लिए रवाना हो गए। शैनन 7:11 में घर लौट आई। उसने एक दोस्त को एक संदेश भेजा जो कक्षाओं से पहले मिलने की व्यवस्था कर रही थी। ये आखिरी पुष्टि की गई बातचीत होगी जो शैनन के साथ हुई थी। बाहरी दुनिया सुबह 9:18 बजे शैनन के फोन से 911 पर कॉल की गई। डिस्पैचर जो 17 साल से लाइन पर था, उसने केवल एक संक्षिप्त ऊंची आवाज सुनी। स्टैटिक के बाद एक स्क्रीन जैसा दिखता है, जिसके बाद जब ऑपरेटर ने वापस कॉल करने का प्रयास किया तो कनेक्शन टूट गया था। फोन पहले से ही बंद था। जीपीएस डेटा से संकेत मिलता है कि कॉल शैनन निवासियों से उत्पन्न हुई थी, हालांकि प्रोटोकॉल के विपरीत, जिसने कॉल बैक और एक गश्ती दल के संभावित प्रेषण को अनिवार्य किया था। डिस्पैचर ने इस कॉल को उचित महत्व नहीं दिया। पूरे दिन शैनन के फोन से कई संदेश भेजे गए, लेकिन बाद में जांच से पता चला कि दोपहर 2 बजे वे उसके द्वारा नहीं लिखे गए थे। उनकी बेटी लोगान ने अपनी मां को संदेश भेजकर पूछा कि उन्हें स्कूल से कौन ले जाएगा। 20 मिनट बाद जवाब आया कि उनके पिता आएंगे, क्योंकि शैनन को 6 बजे सिर दर्द हुआ था। मार्शल के घरेलू उपनाम मार्श का उपयोग करते हुए शैनन के फोन से एक और संदेश भेजा गया था, जो बाद में जांच के लिए एक महत्वपूर्ण विवरण साबित हुआ। मार्टिन नोट भेजे। संदेश में कहा गया था कि पिता 10 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। हालांकि क्ले बच्चों को लेने के लिए कभी नहीं पहुंचे। उनका फोन बंद था और उन्हें इनमें से कोई भी संदेश प्राप्त नहीं हुआ था। संबंधित लोगान ने एड को अपनी मां को 2 बार संदेश भेजा था, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। अंततः वो अपने 21 वर्षीय भाई ऑस्टिन के पास पहुंची, जो एक स्थानीय ग्लास कंपनी में काम करता था। उसने अपने छोटे भाई बहनों को उठाया और उन्हें अपने पास ले गया। चूंकि किसी भी बच्चे के पास अपनी मां के घर की कोई अतिरिक्त चाबी नहीं थी, इसलिए पिता बच्चों के अचानक आगमन से अचंभित हो गए, लेकिन अपनी पूर्व पत्नी के साथ संचार की कमी के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं थे। उन्हें उम्मीद थी कि वो उस शाम अपने बेटे ब्लेक के यहां मिलेंगे। शाम 5:08 बजे डियर पार्क हाई स्कूल में बास्केटबॉल खेल। उसने शैनन को एक संदेश भेजा, यदि तुम्हें बेहतर लगे तो मुझे बुलाओ और मैं तुम्हें बूथ पर मिलूंगा, ताकि तुम्हें भुगतान न करना पड़े। जब शैनन क्ले गेम में उपस्थित होने में विफल रही और बच्चे उसके घर चले गए, दरवाजे बंद थे, लाइटें बंद थी, वे बंद थे और किसी ने भी उनकी कॉल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने खिड़कियों पर टॉर्च चलाकर घर का चक्कर लगाया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई भी घर पर नहीं है। उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। वे अपने आवास पर लौट आए, क्योंकि छोटे बच्चे अपनी मां के साथ रहते थे। उनके पास आवश्यक सामान और स्कूल की आपूर्ति की कमी थी, जिसके कारण उन्हें परेशानी हो रही थी। अगले दिन 2 दिसंबर को कक्षाएं छूट जाएंगी। क्ले ने चेतावनी दी कि यदि शाम 7 बजे तक शैनन की ओर से कोई संदेश नहीं आया, वो पुलिस से संपर्क करेगा। डियर पार्क, जहां ये दुखद घटनाएं सामने आई, वाशिंगटन राज्य में बसा एक सर्वोत्कृष्ट अमेरिकी छोटा शहर था। इसने अपने शांत वातावरण और सुरक्षा की भावना से निवासियों को आकर्षित किया था। ये वही गुण थे
जिन्होंने मई 2008 में शैनन स्टारबू को इस शहर में आकर्षित किया था। डियर पार्क में स्थानांतरित होने वाले स्टारबक परिवार में उनकी पहली यात्रा उनकी दूसरी शादी के बाद हुई थी। शैनन को तुरंत इस जगह से प्यार हो गया और उन्होंने इसे बच्चों के पालन पोषण के लिए आदर्श माना। यहां हर कोई अपने पड़ोसी को जानता था और इस परिवार में हिंसक अपराध दुर्लभ थे। नॉर्थ रेस्ट स्ट्रीट पर 3 बाथरूम वाले 4 बेडरूम वाले घर में बस गए। डियर पार्क में जीवन की अपनी अनूठी लय थी। मिट्टी ने अलास्का में पाइपलाइन पर काम करना जारी रखा, जिसका मतलब था कि लंबे समय तक अनुपस्थित रहने वाली शैनन ने खुद को सामुदायिक जीवन में सक्रिय रूप से चर्च के कार्यक्रमों और अपने बच्चों के साथ भाग लेने में व्यस्त कर दिया। स्कूल की गतिविधियों में उसने अपनी दयालुता और व्यावसायिकता के कारण शीघ्र ही स्थानीय निवास का सम्मान अर्जित कर लिया। फिर भी रमणीय छोटे शहर के जीवन के मुखौटे के नीचे गहरे अंतर्धाराएं थी। शैनन के भूतल के घर का स्थान, जिसकी खिड़कियां पार्किंग स्थल के सामने है, बाद में एक घातक कारक साबित हुई। जून 2010 में उनके दूसरे तलाक के बाद इस व्यवस्था ने निवासियों के निरीक्षण और परिसर तक आसान पहुंच की अनुमति दी। क्ले अपनी पूर्व पत्नी से लगभग 1 मील की दूरी पर एक घर में चले गए। इस निकटता का उद्देश्य सहपालन की सुविधा प्रदान करना था, लेकिन इसके बजाय निरंतर निगरानी के लिए स्थितियां बनाई गई। शैनन के जीवन के बारे में शैनन कॉनवे का जन्म 19 अप्रैल 1969 को एंडरसन, इंडियाना में हुआ था। वो एक गहरे धार्मिक परिवार में 3 बच्चों में सबसे छोटी थी। उनके माता पिता के तलाक के बाद उनका बचपन बदल गया था। उनकी मां बच्चों के साथ फ्लोरिडा चली गई, जहां 1975 में उन्होंने चार्ल्स बर्थ से शादी की, जिनके खुद के 6 बच्चे थे। इस शादी से एक और लड़की का जन्म हुआ। कम उम्र में ही शैनन ने रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उन्हें चित्र बनाना और सिलाई करना पसंद था। उन्हें शिल्प में महारत हासिल थी। उनकी रचनाएं इतनी गुणवत्ता वाली थी कि बाद में उन्होंने अपने हाथ से बने सामान बेच दिए। स्थानीय मेलों में $1000 के लिए रजाइयां दयालु और मिलनसार थी। वो अक्सर अपने पड़ोसियों के बच्चों की देखभाल करके उनकी सहायता करती थी। 1987 में लेक मैरी हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद शैनन ने दाखिला लिया। तल्हासी में फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में बाद में एक स्थानीय कॉलेज में स्थानांतरित हो गई, जहां उन्होंने छात्रवृत्ति हासिल की। उन्होंने कला चिकित्सा में एसोसिएट डिग्री हासिल की। युवा महिला ने सुर्खियों की तलाश नहीं की, बल्कि 1989 में 20 साल की उम्र में अपनी जीवंत रचनात्मक दृष्टि के साथ बाहर खड़ी हो गई। भाग्य ने उसे साथ ला दिया। वो एक चर्च डांस क्ले में 24 वर्षीय क्ले स्टारबो के साथ थी, जो ओरेगोन में पली बढ़ी थी और बाद में अलास्का चली गई। उसके और 2 बच्चों के पीछे 5 साल की शादी थी। उसने डेनवर में एक डीजल और ऑटोमोटिव स्कूल पूरा किया और काम किया। पाइपलाइन के माध्यम से युवा जोड़े के बीच आपसी आकर्षण पनपा और 1 जून 1990 को उन्होंने फ्लोरिडा में शैनन से शादी कर ली। ये क्ले के लिए उनकी पहली शादी थी। ये उनकी दूसरी शादी थी। युवा महिला ने उत्साहपूर्वक अपनी पहली शादी से अपने बच्चों की सौतेली मां के रूप में अपनी भूमिका निभाई। बेटे और एक बेटी की शादी के बाद दंपति वाल्देज, अलास्का में स्थानांतरित हो गए, जहां क्ले ने एक प्रबंधक के रूप में पाइपलाइन पर काम करना जारी रखा। नौकरी के लिए उन्हें लंबे समय तक दूर रहना पड़ता था। वो हफ्तों तक अनुपस्थित रह सकते थे, केवल छुट्टियों के दौरान घर लौटते थे। शैनन के लिए ये एक बन गया महत्वपूर्ण चुनौती। नई जगह, कठोर जलवायु और 21 साल की उम्र में अकेलापन। शैनन ने अपने पहले बेटे ऑस्टिन को जन्म दिया। कुछ साल बाद उनके दूसरे बेटे ब्लेक का जन्म 1996 में हुआ। उनकी पहली बेटी लोगान आई। बाद में पता चला कि उन्हें ऑटिज्म है। शैनन ने शांति के साथ इस खबर को स्वीकार किया और प्रदान करने के लिए तैयार रही। उसके बच्चे को सभी आवश्यक देखभाल के साथ परिवार ने बाद में एक और बेटी सेरेना का स्वागत किया। समृद्धि की बाहरी दिखावे के बावजूद उनकी शादी उनके एक कार्य चक्र के दौरान आदर्श से कम साबित हुई। क्ले ने एक सहकर्मी के साथ शैनन को धोखा दिया। इसके अलावा वो कभी भी एक समर्पित चर्च सदस्य नहीं बन पाए। शैनन को उम्मीद थी कि क्ले ने दावा किया था कि उसकी पत्नी भी बेवफा थी।
हालांकि उसने इन आरोपों से इनकार किया था। मार्च 2000 में तलाकशुदा दंपति 30 वर्षीय शैनन अपने बच्चों के साथ एरिजोना चली गई, जहां उसने एक अन्य व्यक्ति के साथ डेटिंग शुरू कर दी। हालांकि क्ले के लिए उसकी भावनाएं कम नहीं हुई। कुछ महीनों बाद वो अपने पूर्व पति के पास पहुंची और सुझाव दिया कि वे अपने रिश्ते को एक और मौका दें। वे सुलझ गए और 2001 में अलास्का लौट आए। जोड़े ने एक और बेटे मार्शल का स्वागत किया। हालांकि उसके जन्म से नई जटिलताएं आई। क्ले को उसके बेटे पर संदेह हुआ। पितृत्व का मानना है कि बच्चे की कल्पना शैनन के समय एरिजोना में की गई होगी। उनके संदेह के बावजूद उन्होंने 29 दिसंबर 2006 को लड़के को अपने रूप में स्वीकार कर लिया और शैनन ने 1.5 साल के लिए दूसरी बार शादी करके अपने रिश्ते को एक बार और औपचारिक बनाने का फैसला किया। जीवन स्थिर होता दिख रहा था, लेकिन मई 2008 में बदलाव आया। परिवार डियर पार्क में चला गया। क्ले ने अलास्का में काम करना जारी रखा, जबकि शैनन ने सामान्य पारिवारिक जीवन की सतह के नीचे चर्च की गतिविधियों में बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया। जून के बीच परेशान करने वाले संकेत उभरने लगे। नवंबर 2011 शैनन ने पीछा करने की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस से 4 बार संपर्क किया। उसने देखा कि कोई उसके घर में प्रवेश कर रहा था और उसके गैरेज में लाइट बल्ब खुले हुए थे और बारबेक्यू को पोर्च पर पलट दिया गया था। जब उसे पता चला कि किसी ने उसे उधार दिए गए ट्रक को क्षतिग्रस्त कर दिया था, उसकी दोस्त समर शैनन ने यह पता लगाने के लिए दरवाजे पर AIX टेप लगाना शुरू कर दिया कि क्या उसकी अनुपस्थिति में किसी ने गहने और यहां तक कि एक बंदूक भी गायब कर दी है, जिसके परिणाम स्वरूप उसने रसोई में निगरानी कैमरा स्थापित किया। वित्तीय स्थिति भी खराब हो रही थी। फरवरी 2011 में पीठ में चोट लगने के बाद क्ले ने अपनी नौकरी खो दी और विकलांगता सहायता प्राप्त कर रहा था। वो बाल सहायता में $5,000 का भुगतान करने में असमर्थ था, जो उसके लाभ से अधिक था। शैनन बेदखली के कगार पर था। उसकी बिजली काट दी गई थी और उसकी कार अक्टूबर 2011 में वापस ले ली गई थी। एक न्यायाधीश ने क्ले को आदेश दिया कि वो शैनन को अतिदेय बाल सहायता और अदालती खर्च के लिए $99,000 से अधिक का भुगतान करे। उसी सुनवाई में शैनन को क्ले के 50% का अधिकार दिया गया। पेंशन इस फैसले ने 2011 की गर्मियों में उनके रिश्ते में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। शैनन ने दंत स्वच्छता पाठ्यक्रम से सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 42 साल की उम्र में रोजगार हासिल किया। अंततः उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता की भावना महसूस हुई और व्यक्तिगत खुशी की तलाश करने का संकल्प लिया। उन्होंने इस पर एक प्रोफाइल बनाई, एक डेटिंग साइट जिसने क्ले की उग्र प्रतिक्रिया को उकसाया। उसने अपने पूर्व वाइफ के निजी जीवन पर बारीकी से नजर रखना शुरू कर दिया। उसने उसके लैपटॉप पर कुंजी लॉगिंग सॉफ्टवेयर स्थापित किया, जिससे उसे उसकी सभी ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखने की अनुमति मिली। उसने बच्चों को उनकी मां की पूरी तरह से नग्न तस्वीरें दिखाई जो उनके पास थी। उन्हें मोड़ने वाले पुरुषों के पास भेजा गया। उसके खिलाफ शैनन जर्नल में सितंबर 2011 की एक प्रविष्टि रेड मार्शल अपने पिता के साथ दिन बिताने के बाद परेशान था। उसने कहा कि उसके पिता ने उसे मेरे फोन से कई तस्वीरें दिखाई, जिनमें से एक कथित तौर पर मेरी एक नग्न तस्वीर थी, जिसमें उसके पिता मेरे स्तनों को अपने स्तनों से ढक रहे थे। फिंगर उसके पिता ने उसे बताया कि मैंने ये तस्वीरें पुरुषों को भेजी थी। क्ले ने परिचितों और पड़ोसियों से शैनन के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात की थी। अक्सर तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर और विकृत किया जाता था। उसने दावा किया कि उसने अपनी शादी के दौरान उसे धोखा दिया था। वो एक गरीब मां थी और एक गरीब मां थी। शैनन की मृत्यु तक के महीनों में वह अपने अन्य पुरुषों के साथ डेटिंग करने से विशेष रूप से परेशान थी। उसने बार बार परिवार और दोस्तों से कहा कि अगर उसे कुछ भी होता है तो उन्हें क्ले की जांच करनी चाहिए। उसे डर था कि वो दर्द से बचने के लिए उसे नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि बच्चे का समर्थन 1 दिसंबर 2011 की सुबह उनकी चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया गया। घटनाओं का एक क्रम सामने आया जिसके कारण सुबह 8:08 बजे त्रासदी हुई। क्ले ने शैनन को एक टूटी हुई कार के बारे में एक संदेश भेजा और तुरंत अपना फोन बंद
कर दिया। बाद में ये तथ्य सामने आया। जांचकर्ताओं का ध्यान इस ओर गया क्योंकि पिछले वर्ष में उसने कभी भी इतनी लंबी अवधि के लिए अपना फोन बंद नहीं किया था। सुबह 9:58 बजे एक महत्वपूर्ण क्षण आया जब शैनन के फोन से 911 पर कॉल आई। कॉल करने का प्रयास करते समय डिस्पैचर ने केवल एक संक्षिप्त चीख और सरसराहट सुनी। वापस फोन बंद पाया गया। जीपीएस निर्देशांक ने शैनन के घर का संकेत दिया, लेकिन डिस्पैचर द्वारा प्रोटोकॉल उल्लंघन के परिणाम स्वरूप शैनन के फोन एगर 205 से एगर 600 तक कोई गश्ती नहीं भेजी गई। 11 संदेश भेजे और 99 प्राप्त किए। ये सभी संदेश बाद में जांच द्वारा स्थापित किए गए। हत्यारे द्वारा उसकी संचार शैली की नकल करते हुए भेजे गए थे। विशेष रूप से छोटे बेटे के लिए पारिवारिक उपनाम मार्श के उपयोग ने संकेत दिया कि 1517 में शैनन के फोन पर परिवार के साथ अपराधी की करीबी जान पहचान थी। क्ले को अंतिम संदेश, जिसमें सिरदर्द के कारण बच्चों को स्कूल से लेने का अनुरोध किया गया था। क्ले ने गलती से केवल 1537 पर अपना फोन चालू किया था। उस समय तक बच्चे 2106 पर पहले से ही ऑस्टिन के साथ थे। उसने शैनन को एक निंदनीय संदेश भेजा कि वो पूरे दिन अपने बेटे के बास्केटबॉल खेल को मिस कर रही थी। क्ले ने दावा किया कि वो अपनी कार की मरम्मत कर रहा था, जो कथित तौर पर गोल्फ कोर्स के पास खराब हो गई थी। उसने कहा कि वो घर से कार तक कई बार उसी रास्ते से चला। जांच में बाद में पता चला कि उस मार्ग पर निगरानी कैमरे थे और किसी ने भी 2 दिसंबर 2011 को निर्दिष्ट समय पर मिट्टी पर कब्जा नहीं किया था। एक दिन से अधिक समय तक शैनन से कोई खबर न मिलने के बाद उसकी मां मेलानी, जो फ्लोरिडा में रहती थी, घबराने लगी। शैनन का ध्वनि मेल भरा हुआ था और शाम 5 बजे तक कोई भी रिश्तेदार उसके पास नहीं पहुंच सका। मेलानी ने शाम करीब 6:15 बजे अपनी बेटी के घर पर कल्याण जांच का अनुरोध करने के लिए आपातकालीन सेवाओं को फोन किया। 2 पुलिस अधिकारी शैनन के पते पर पहुंचे। उस दिन एक बिना इकट्ठा किया हुआ पैकेज दरवाजे पर पड़ा था। अधिकारियों ने घर का चक्कर लगाया और खिड़कियों में रोशनी दिखाई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं देखा और 10 मिनट के बाद शाम 7 बजे चले गए। क्ले ने भी मेलानी की रिपोर्ट को दोहराते हुए पुलिस से संपर्क किया। अगली सुबह 3 दिसंबर को सुबह 9:11 बजे गृहस्वामी के साथ पुलिस ने आखिरकार घर के शयन कक्ष में प्रवेश किया। उन्हें शैनन का शव मिला। वो बिस्तर पर लगभग पूरी तरह से नग्न अवस्था में अस्त व्यस्त बागे में पड़ी थी। उसके हाथ बंधे हुए थे। शरीर पर यातना और दुर्व्यवहार के कई निशान थे। कोने पर भयानक विवरण उजागर हुए थे। पीड़ित की 10 पसलियां टूटी हुई थी। स्वरयंत्र कुचला हुआ था और कई चोटें और एक चकित बंदूक के निशान थे। शरीर पर लगभग 90 चोटें थी। मौत का कारण दम घुटना बताया गया, जो लगभग 2 घंटे तक चला, जब तक कि लम्स तरल पदार्थ से भर नहीं गई। अपराधी ने नाइट स्टैंड पर स्नेहक की एक बोतल रखकर और पीड़ित के अंदर एक वाइब्रेटर छोड़कर यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया। कमरे में एक खुली तिजोरी में कई सेक्स खिलौने थे। ये विवरण जांचकर्ताओं को अजीब लगा, क्योंकि शव मिलने के बाद शैनन का विनम्र और धार्मिक स्वभाव था। मिट्टी शैनन के घर पहुंची और उसकी मौत के बारे में जानने के बाद जांच में सक्रिय रूप से सहायता करना शुरू कर दिया। उन्होंने तुरंत एक सिद्धांत प्रस्तावित किया कि हत्यारा उन लोगों में से एक हो सकता है जिनसे शैनन डेटिंग साइटों के माध्यम से मिले थे। उन्होंने जासूसों को उन सभी एसेज के बारे में जानकारी प्रदान की जो उनकी पूर्व पत्नी ने अपनी पहली पूछताछ के दौरान इस्तेमाल की थी। क्ले लगातार रोती रही और पुलिस पर चिल्लाती रही और जोर देकर कहा कि वे उन्हें शैनन के नए परिचितों के बीच खोज करनी चाहिए। उन्होंने उसके कंप्यूटर पर मिली नग्न तस्वीरों के बारे में बात की, जिसे उसने कथित तौर पर पुरुषों को भेजा था। बाद में पता चला कि क्ले ने उसकी सभी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उसके कंप्यूटर पर एसपी हायर स्थापित किया था। जांचकर्ताओं ने शैनन की मृत्यु के बाद क्ले के अजीब व्यवहार पर ध्यान दिया, जिसे उसने अलग से खींच लिया था। उदाहरण के लिए, उसके दोस्तों ने उसे उसकी कथित अनैतिक जीवन शैली के बारे में बताने के लिए शैनन के दोस्त डॉग को उसके यौन विचलन पर चर्चा करने के लिए एक अलग कमरे में आमंत्रित किया। यह उसी दिन हुआ जब उसका शव मिला था।
जांच से पता चला कि क्ले ने योजनाबद्ध तरीके से शैनन की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया था। जैसे ही अप्रैल ने उनके दंत चिकित्सक और चर्च के सदस्य से उसकी ऑनलाइन डेटिंग के बारे में शिकायत की, उसी दंत चिकित्सक शैनन ने बाद में कबूल किया कि वो क्ले से डरती थी और उसका मानना था कि बच्चे के भरण पोषण के भुगतान से बचने के लिए वो उसे नुकसान पहुंचा सकता है। क्ले की अलीबी रास्ते में लगे कैमरों की जांच के तहत ढहने लगी। दावा किया गया कि वो टूटी हुई कार में ले गया था। उसकी उपस्थिति दर्ज नहीं की गई। बंद फोन के लिए उसका स्पष्टीकरण उसके सामान्य व्यवहार पैटर्न के विपरीत था। ये एक वर्ष में एकमात्र उदाहरण था जहां उसने एक विस्तारित अवधि के लिए अपना फोन बंद कर दिया था। मामले में महत्वपूर्ण सबूत सामने आए। डीएनए परीक्षण के परिणामों से क्ले स्टारबक्स पैतृक वंश से संबंधित डीएनए के नमूने शैनन की गर्दन और उसके नाखूनों के नीचे पाए गए। विशेषज्ञों ने यीस्ट परीक्षण का इस्तेमाल किया, जो पुरुष रेखा के माध्यम से गुजरने वाले वाई गुणसूत्र के माध्यम से डीएनए का पता लगाता है। विशेष रूप से 3 क्षेत्रों पर ध्यान आकर्षित किया गया था। पीड़िता के शरीर, उसकी गर्दन, चेहरे और दाहिने हाथ पर डीएनए के निशान पाए गए, क्योंकि न तो सीएलए और न ही उसके बड़े बेटे शैनन के साथ रहते थे। उनका डीएनए उसके शरीर पर मौजूद नहीं होना चाहिए था। घर में रहने वाला एकमात्र पुरुष था। छोटे बेटे मार्शल का डीएनए अलग था, जिससे इसकी पुष्टि हुई। क्ले का संदेह था कि वो लड़के का जैविक पिता नहीं था। जांचकर्ताओं ने पीड़ित के शरीर पर शुक्राणु की भी खोज की। डीएनए विश्लेषण से पता चला कि यह स्टारबक्स परिवार के किसी व्यक्ति का था, क्योंकि पुराने सन्स ऑस्टिन के एलिबिस जो काम पर थे और ब्लेक जो थे। स्कूल में पुष्टि की गई कि मिट्टी ही एकमात्र संदेह। जांच से पता चला कि मौत किसी नरम वस्तु, संभवतः तौलिया या हाथ से दम घुटने से हुई। पीड़ित की तुरंत मौत नहीं हुई। पीड़ा लगभग 2 घंटे तक चली। शरीर पर किसी धारदार हथियार के निशान थे, जो पहले यातना देने का संकेत दे रहे थे। शैनन के फोन के फिटनेस ऐप डेटा से भी एक महत्वपूर्ण सबूत सामने आया। इससे संकेत मिलता है कि फोन ने सुबह 8:04 बजे मूवमेंट दर्ज करना बंद कर दिया था। फिर भी 15 मिनट बाद अतिरिक्त 14 कदम दर्ज किए गए। ये समय के साथ मेल खाता है। 911 कॉल और हमले के क्षण का सुझाव देते हुए क्ले के फोन ने हत्या से पहले की अवधि में बढ़ी हुई शारीरिक गतिविधि और त्वरित हृदय गति दर्ज की। जांच ने अपराध की एक विस्तृत तस्वीर चित्रित की। क्ले ने हत्या की योजना बनाई थी, जैसा कि उसके इंटरनेट से स्पष्ट है। खोज इतिहास उसने पत्नी के अंतिम संस्कार के अधिकारों और जीवन साथी की मृत्यु की स्थिति में जीवन बीमा लाभ का दावा करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मांगी। 1 दिसंबर की सुबह उसने शैनन को मजबूर करने के लिए एक टूटे हुए कार्ड के बारे में एक संदेश भेजा, बच्चों को स्कूल ले जाएं। जब वो बाहर थी तो क्ले ने घर में घुसपैठ की और उसके लौटने का इंतजार किया। शैनन के आने पर उसने उस पर हमला कर दिया। संघर्ष के दौरान वो 911 पर कॉल करने में कामयाब रही, लेकिन हत्या के बाद मदद के लिए चिल्लाने में असमर्थ रही। क्ले ने यौन हिंसा का एक दृश्य प्रस्तुत किया। संदेह को खुद से हटाने का प्रयास करते हुए उसने शव को इस तरह से रखा कि वो शैनन के ऑनलाइन परिचितों में से एक के उत्तेजक फोटो के अनुरोध के अनुरूप हो। इसका उद्देश्य उन पुरुषों की ओर संदेह को निर्देशित करना था जिनके साथ वो डेटिंग साइटों पर बातचीत कर रही थी। पूरे दिन क्ले ने शैनन के फोन का उपयोग विभिन्न व्यक्तियों को संदेश भेजने के दौरान किया, जबकि उसकी संचार शैली की नकल करते हुए उसने ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की कि वो जीवित थी और केवल अस्वस्थ थी। विशेष रूप से संदेशों में पारिवारिक उपनामों का उपयोग उसके परिवार के साथ घनिष्ठ परिचितता का संकेत दे रहा था। ईर्ष्या, जुनून और वित्तीय संकट के जहरीले मिश्रण से उपजी हत्या के लिए क्ले ये स्वीकार नहीं कर सका कि शैनन ने अपने तलाक के बाद एक नए जीवन की शुरुआत की थी। इसके अलावा वो अपनी पेंशन के एक हिस्से में उसे पर्याप्त धनराशि देने के लिए बाध्य था। उनके तनाव में शैनन और क्ले के बच्चों की स्थिति विशेष रूप से दुखद थी। उनके बड़े बेटे ऑस्टिन और ब्लेक, जो तलाक के बाद अपने पिता के साथ रहते थे, ने उनके अपराध पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उन्होंने जांच और परीक्षण के दौरान
सक्रिय रूप से क्ले का समर्थन किया और कहा कि पुलिस प्रयास कर रही थी। अदालती कार्यवाही के दौरान एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाया गया। बच्चों ने अपने पिता के पक्ष में गवाही दी। उन्होंने दावा किया कि क्ले की कार अक्सर खराब हो जाती थी और वो पीठ दर्द के कारण दिन में अक्सर झपकी लेता था। मार्शल ने यहां तक की गवाही दी कि उसने अपने पिता को 400 की उम्र में देखा था। अपराह्न हत्या के दिन कार पर काम करने के बाद तैलीय हाथों से ऑस्टिन और ब्लेक ने खुले तौर पर अभियोजन पक्ष के सबूतों का मजाक उड़ाया और इसे बेतुका बताया। बच्चों पर क्ले का प्रभाव शैनन की मृत्यु से पहले ही प्रकट हो गया था। उसने व्यवस्थित रूप से उन्हें उनकी मां के खिलाफ कर दिया और उन्हें कथित तौर पर उनकी स्पष्ट तस्वीरें दिखाई, उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में चर्चा करते हुए, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे उससे अलग होने लगे। शैनन ने अपनी डायरी में लिखा कि कैसे अपने पिता के साथ सप्ताहांत बिताने के बाद क्ले की गिरफ्तारी के बाद बच्चे उससे नाराज होकर घर लौट आए। 6 फरवरी 2012 को उन्हें छोटे बच्चों के वयस्क होने तक उनके साथ किसी भी संपर्क से प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह निर्णय अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर किया गया था। लोगान सेरेना और मार्शल ने खुद को एक अनिश्चित स्थिति में पाया था। उन्होंने न केवल अपनी मां को बल्कि अपने पिता को भी खो दिया था। बच्चों की वित्तीय स्थिति भी खराब हो गई क्योंकि शैनन की मृत्यु के समय उसके पास नौकरी नहीं थी और क्ले को उसकी गिरफ्तारी के बाद बर्खास्त कर दिया गया था। बच्चे अपनी रोटी खोने के कारण सहायता प्राप्त करने में असमर्थ थे। परिवार के दोस्तों ने एक ट्रस्ट स्थापित करने के लिए एक धन संचय का आयोजन किया। बच्चों की सहायता के लिए फंड मई 2013 में 48 वर्षीय क्ले स्टारबू का मुकदमा शुरू हुआ। अभियोजन पक्ष ने 70 से अधिक गवाहों को प्रस्तुत किया। अभियोजन का प्राथमिक सिद्धांत यह था कि हत्या से पहले के महीनों में क्ले ने जानबूझकर शैनन की एक छवि गढ़ी थी। जिस महिला की जीवन शैली खतरे में थी, अभियोजकों ने प्रदर्शित किया कि क्ले ने शैनन के संचार पर नजर रखने के लिए स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया था। उसे उसके कार्यक्रम और योजनाओं के बारे में पता था। उसने इस जानकारी का उपयोग अपने लिए एक बहाना बनाने और शुरुआत में जांच को आगे बढ़ाने के लिए किया था। उसे फुसलाकर घर से बाहर निकाला, उसके लौटने का इंतजार किया और ईर्ष्या के आवेश में उसे यातना दी और हत्या कर दी। बचाव पक्ष ने डीएनए सबूतों का खंडन करने का प्रयास करते हुए तर्क दिया कि आनुवंशिक सामग्री शैनन के शरीर में स्थानांतरित हो सकती थी क्योंकि मिट्टी घर में कई बार रह चुकी थी। त्रासदी से कुछ महीने पहले वकीलों ने पीड़ित के नाखूनों के नीचे एक अज्ञात डीएनए नमूने की उपस्थिति की ओर भी इशारा किया था, जो एक अन्य अपराधी के अस्तित्व का सुझाव देता है। बच्चों सहित लगभग 20 गवाहों ने बचाव पक्ष की ओर से गवाही दी थी, जिस पर उन्होंने जोर दिया था। क्ले की बेगुनाही का दावा है कि अपनी पीठ की समस्याओं के कारण वो इस तरह का अपराध करने में शारीरिक रूप से असमर्थ था। हालांकि उनकी कोई भी गवाही पीड़ित के शरीर पर क्ले के डीएनए की मौजूदगी का कारण नहीं बता सकी। जून 2013 में जूरी ने क्ले को 4 लोगों के साथ प्रथम डिग्री हत्या का दोषी पाया। गंभीर परिस्थितियों में उन्हें पैरोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 2015 में दायर अपील खारिज कर दी गई। क्ले वर्तमान में वाशिंगटन में एयरवे हाइट सुधार केंद्र में अपनी सजा काट रहे हैं। बता दें कि शैनन स्टारबू के मामले ने डियर पार्क के इतिहास पर गहरा प्रभाव छोड़ा और कई लोगों के जीवन पर प्रभाव डालना जारी रखा। घटनाओं का सबसे दुखद मोड़ स्टारबक्स के बच्चों का विश्वास था। लोगान शैनन का 25 वर्षीय तीसरा बच्चा था जो पीड़ित था। 18 दिसंबर 2021 को ऑटिज्म से पीड़ित होकर गायब हो गई। 10 फरवरी 2022 को वाशिंगटन राज्य में एक बस में चढ़ने के बाद उसका शव एक नदी में मिला। उसने अपनी जान ले ली थी। परिवार के भीतर दरार आज भी बरकरार है। शैनन के परिवार और क्ले समर्थकों के बीच सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। वहां एक सहायता समूह मौजूद है जो उनकी रिहाई की वकालत कर रहा है, जहां स्टारबक्स के बच्चों की उनके पिता और जेल से मुलाकात की तस्वीरें नियमित रूप से साझा की जाती है। क्ले खुद कभी कभी वहां अपने विचार पोस्ट करते हैं जो शैनन की स्मृति को धूमिल करते रहते हैं। शैनन की मां मेलानी, जो मुकदमे के हर दिन जानबूझकर खुद को तैनात किया
ताकि क्ले उसे आंखों में देखने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि उसे अदालत कक्ष में लाया गया था। उसने फैसले के बाद राहत व्यक्त करते हुए कहा कि अगर वो डेट पर जाना चाहती थी तो कम से कम उसे एक जीवन मिल सकता था। उसके साथ उसका जीवन कभी नहीं बीता। इस मामले ने क्षेत्र में 911 सेवा के संचालन को बदल दिया। हालांकि शैनन की कॉल के दौरान प्रोटोकॉल उल्लंघन के लिए प्रेषण को खारिज नहीं किया गया था। उसके मामले को अब एक शिक्षण उदाहरण के रूप में उपयोग किया जाता है। संचार केंद्र ने अनुत्तरित कॉलों को संभालने के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण आयोजित किया। शैनन स्टारबक्स की कहानी एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करती है कि कैसे घरेलू हिंसा देखभाल और नियंत्रण के रूप में सामने आ सकती है, कैसे हेरफेर एक मां और उसके बच्चों के बीच के बंधन को तोड़ सकता है, और कैसे न्याय प्रणाली कभी कभी खतरनाक संकेतों पर बहुत देर से प्रतिक्रिया करती है।